हेलो बच्चों, देखिए आज किसी कारणवश वीडियो 11 बजे अपलोड नहीं हो पाया है। उसका रीज़न क्या था कि हम लोग लगभग 8:30 से 10:30 1 घंटा 46 मिनट का वीडियो शूट किया, लेकिन वॉइस की प्रॉब्लम थी, उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी। अर्थात आपको पता होगा जहाँ पे ईयरफोन का जैक होता है तो जैक कायदे से नहीं लगा था मोबाइल पे और किसी कारणवश वॉइस नहीं आ पाई। पूरी मेहनत 2 घंटे की पूरी मेहनत पानी में चली गई। दोपहर का 1 बजा है, मैं आपके सामने पुनः हाजिर होता हूँ, फिर से उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, तो पुनः वीडियो शूट करता हूँ कंटिन्यूटी का। तो सभी स्टूडेंट आपके चल के आ रहा है 5वां चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, और ये पार्ट 26 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात देखिए, सब चीज़ें मेरे साथ अक्सर हो जाती हैं, किसी दिन वॉइस ना आना, किसी दिन वीडियो खराब होना, अपलोडिंग की समस्याएं। ऑनलाइन क्लासों में ये समस्याएं बेशक सबके साथ हो सकती हैं, किंतु जब किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चलता तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए समय मेरा बुरा है, आप भी समझ पा रहे होंगे, सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह अपने जीवन को बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुनः बाउंस बैक होकर रिटर्न होकर पुनः खड़ा किया जाए किसी तरह जीवन को। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट टीचर के बीच का जो एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन का क्या होता है, आपको ज़रूरत है मेरी सपोर्ट की और मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो कृपया मुझे कम से कम मानसिक रूप से प्रताड़ित तो ना करें। बात समझ रहे होंगे, इतने बड़े बड़े वीडियो यूट्यूब आईडी में डालना, सबको शेयर करना, सबकी बातें को समझाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं आपके साथ करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद भी कुछ बच्चे स्क्रीन रिकॉर्डर करके अपने चैनल पे डालते हैं और चैनल का नाम मेरा ही लगाते हैं, मेरी ही प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं। आपको नहीं पता कि किसी की प्रोफाइल फ़ोटो का यूज करके, किसी के कोचिंग का नाम का लोगो यूज करके, उसका नाम चुरा के आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आखिरकार जो मेरे 140 मेंबर हैं कोचिंग के, मैटर तो उन्हीं के पास जाता है ना। 140 में ही तो कोई धोखेबाज सिपाही है। कि आपके पास समय है ये सब चीज़ों करने का, तो कृपया सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, ताकि हम सब लोग बेहतर काम कर पाएं, अथवा हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे फिर कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए आज तुरंत नोट्स में डालिएगा, पार्ट 26 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे और हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। हेडिंग लिखते हैं। देखिए मुझे आज दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, मुझे बहुत 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 बुरा लगा है कि 2 घंटे का वीडियो खराब होने के बाद पुनः वीडियो को शूट करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन यार क्या करेंगे यार, करना तो पड़ेगा किसी ना किसी, रो के करें चाहे हंस के करें, जिंदगी है, काटना तो है। तो समझ में आया? तो हम लोग लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी, CONTINUITY, कॉन्टिन्यूटी, जिसे सततता कहते हैं, सततता। देखो अब लॉजिक पकड़िएगा, आखिरकार कंटिन्यूटी है क्या। लॉजिक पकड़ेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी है एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए, उस ग्राफ को सतत फलन कहते हैं। लिखेंगे एक ऐसा ग्राफ, अभी मैं समझाता हूं, सब परेशान ना होइएगा। एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए तो उस ग्राफ को सतत फलन कहते हैं। मैंने क्या लिखा कि जिस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, कोई रुकावट ना हो,
अर्थात जरा दिमाग लगाइएगा, जैसे मैं क्या लिखे, एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए तो उस ग्राफ को सतत फलन कहते हैं। अर्थात उस ग्राफ को कहें या ग्राफ मीन्स फलन को कह सकते हैं, यहां फलन लिखना हो लिख लीजिए, उस ग्राफ या उस फलन को सतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। देखो कहानी क्या है जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ जनरल ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। मैं एक ये ग्राफ देखिए बनाया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये ग्राफ ये जो ग्राफ है क्या कहीं टूटा है? बिल्कुल नहीं टूटा, सब जगह बना हुआ है, अपने डोमेन में सब जगह बना हुआ है। तो हम इसको कहेंगे कि सतत फलन है। क्या कहेंगे? सतत फलन। इंग्लिश पे कॉन्टिन्यूअस, क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इस पे देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। ऐसे ग्राफ जा रहा है, क्या ग्राफ कहीं टूटा है? बिल्कुल नहीं टूटा। इसको भी कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन, सतत फलन। इसको भी हम लोग सतत फलन ही कहेंगे क्योंकि ये टूटा नहीं है, इसलिए सतत फलन हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्या मेरी बात समझ में पा रही है? अच्छा देखिए, एक ग्राफ और बनाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं ऐसे गया और यहां पे ब्रेक होके फिर ऐसे बना, जरा दिमाग लगाइए। तो पहले ऐसे बनाए, फिर ऊपर गए तो पेन उठ गया ना। इन ग्राफों में देखिए, क्या मुझे मार्का उठाना पड़ रहा है? नहीं उठाना पड़ रहा, कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, देखना। ऐसे मैं गया, यहाँ पे व्हाइट बॉल है, छूटा हुआ है ग्राफ, फिर ऊपर से गया तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, हिंदी में असतत फलन। तो कुछ ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये सब आइडेंटिफाई कर लीजिए, पहचान बना लीजिए इनकी ग्राफों से कि सतत फलन क्या होता है, असतत फलन क्या होता है। सीधा सीधा आप इतना समझ सकते हैं, जीवन के अंदर जितने भी ग्राफ होते हैं यदि लगातार बने हो तो सतत है, यदि टूट टूट के बने हो तो असतत फलन कहलाएंगे। कंटिन्यूअस की फीलिंग क्या होती है कि कोई भी कार्य कंटिन्यूअस हो रहा हो। अच्छा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए, मैं हट गया, तीनों ग्राफ आप बनाएंगे। समझ में आ गया? मैंने क्या लिखा? एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए तो उस ग्राफ या उस फलन को सतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की फीलिंग क्या है कि ग्राफ को बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, अपने डोमेन में लगातार बना होना चाहिए। यदि ब्रेक हो रहा है तो फिर लफड़ा, वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या ये बातें पकड़ में आ गई? इधर तीन ग्राफ बना लीजिए। देखिए वीडियो को रोकिएगा, मैं हट रहा हूं, इस समय वीडियो को रोकेंगे, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा और बना लेंगे। आपके मैं सामने आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम कोई बांध के सामने खड़े हो गए, आभास करना, बांध के सामने खड़े हो गए। बांध का मतलब समझ रहे हो, जहां पे पानी स्टोर किया जाता है। अब हमारी नजरें जहां तक देख पा रही हैं, हमारी नजरें जहां तक देख पा रही हैं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अर्थात हमारी नजर में जो पानी का ग्राफ बन रहा है आंखों से, वो कंटिन्यूअस है। दूसरी बात सुनो, अब हमारी आंखें क्या देख रही हैं? कुछ जगह पानी भरा है, फिर जमीन दिख रही है, फिर पानी भरा है, फिर जमीन दिख रही है, फिर पानी भरा है, तो डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात वो लगातार नहीं बना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो लगातार कोई ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए, अर्थात कहीं टूटा ना हो, नो ब्रेक हो, टूटा कहीं ना हो, ब्रेक ना हो, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं? सतत फलन कहते हैं। ये आप लिख लीजिए और मैं इसको अब हटाने की कोशिश करता हूं, हटाने की मैं कोशिश करता हूं। देखो नोट करके कुछ चीजें, आवश्यक बातें हैं जो आपको हर हालत में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार का साइन लगा दिया हूं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार का साइन लगा दिया हूं। ये मैं नोट में जितनी भी बात लिखाऊंगा आप सीरियस होकर सुनिएगा। फलन को नंबर 1
फलन को हमेशा y बराबर fx से व्यक्त करते हैं। पहली बात तो सुन लीजिए आप, ये इतना व्यक्त करते फलन को हमेशा y बराबर fx से व्यक्त करते हैं। ये हमें कहानी पता है, ITF में पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात समझिएगा जरा ध्यान से, फलन में x डोमेन होता है, डोमेन होता है और fx या y, fx का दूसरा नाम y रेंज होती है, रेंज होती है। ठीक। तीसरे नंबर में ग्राफ में डोमेन को ऐसे देखेंगे, लेफ्ट से राइट, समझ में आ गया, और रेंज को y अक्ष में देखेंगे। ये चित्र बना लीजिएगा छोटा सा, रेंज को y अक्ष में देखेंगे और डोमेन को x अक्ष में देखेंगे। डोमेन को कैसे देखेंगे? लेफ्ट से राइट x अक्ष में, रेंज को कैसे देखेंगे? नीचे से ऊपर y अक्ष में, तीर बना हुआ है। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, चौथे नंबर की कहानी सुनिएगा। चौथे नंबर की कहानी क्या है कि कंटिन्यूटी की फीलिंग क्या होती है? CONTINUITY। कंटिन्यूटी का मतलब होता है नो ब्रेक, ब्रेक नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि ग्राफ में ब्रेक है तो डिसकंटिन्यूअस है। अगले नंबर में डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या होती है? डिफरेंशियबिलिटी मतलब ये सततता है, सततता, और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब DIFFERNTIABILITY। डिफरेंशियबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। इसकी फीलिंग मैं अभी दिलाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना करना, इसकी फीलिंग मैं दिलाऊंगा। समझ में आ गया? तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है नो ब्रेक, नो ब्रेक एंड नो शार्प, मतलब नो ब्रेक एंड नो शार्प। शार्प का मतलब नुकीला, नुकीला। अभी मैं इसकी फीलिंग जाते जाते आपको दिला दूंगा। नो ब्रेक एंड नो शार्प, अर्थात एक बात तो क्लियर है कि यदि ब्रेक है तो डिसकंटिन्यूअस है, जो ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या होती है? अभी आप सुनते जाइएगा, वीडियो लेक्चर खत्म करते 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 आपको इतना बेहतर फील होगा कि मजा आ जाएगी। अब जरा दिमाग लगाइएगा। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है नो ब्रेक एंड नो शार्प, दोनों बातें एक साथ लागू होना चाहिए। शार्प का मतलब होता है ग्राफ में कहीं तीखा ना आए, तीखा का मतलब कोना ना आए, नुकीला ना आए। अभी मैं ग्राफ बना के सारी बातें मैं ग्राफ बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जरा दिमाग लगाइए। अगले नंबर में यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वह फलन अवकलनीय हो, नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि कोई कंटीन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियबिलिटी भी हो। कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं यदि कंटीन्यूअस है। और यदि कंटीन्यूअस नहीं है, यदि कोई फंक्शन में ब्रेक है तो डिफरेंशियबिलिटी तो जीवन में नहीं होगा। अर्थात डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए कंटीन्यूअस तो उसको होना पड़ेगा। यदि कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी तो आ नहीं सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सततता है, कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर समझना, यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वह फलन डिफरेंशियबिलिटी हो। अर्थात यदि ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक नहीं है तो कंटीन्यूअस है, बात समझ में आ गया? ठीक, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोनों शर्तें एक साथ लागू होना चाहिए, नो ब्रेक एंड नो शार्प। ना तो ब्रेक हो ना तो शार्प हो। अब एक नियम फॉलो कर गया कि ब्रेक नहीं है किंतु शार्प है, तो इसका मतलब कोना मिल गया और ब्रेक नहीं है।
इसका मतलब सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। यही मैंने लिखाया कि यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वह फलन अवकलनीय है, या क्या लिखें, यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वह फलन अवकलनीय हो, मतलब अवकलनीय होना उसकी कोई बेसिक नीड नहीं है। अगले नंबर में यदि फलन असतत है तो वह फलन हमेशा अवकलनीय नहीं होगा। ये इसकी बेसिक नीड है, याद कर लीजिएगा। अभी मैं सब कुछ समझाता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए इतना। ठीक, क्या लिखा हूं, समझ गए होंगे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक। डिफरेंशियलिटी का मीनिंग क्या होती है, दोनों बातें एक साथ लागू हो, नो ब्रेक एंड नो शार्प। मैंने क्या लिखा, यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय हो, मतलब यदि फलन सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि फलन डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक है, तो यदि ब्रेक आ गया तो अवकलनीय की चर्चा ही नहीं होगी, बात खत्म। चलिए ये बातें आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, अब हम आपको समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखो, हेडिंग लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन, इंग्लिश में ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन में इसको बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। ये फंक्शन को कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं, इस फंक्शन को आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब यार दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि मैं आपके साथ क्या बातें करना चाहता हूं, सीरियस रहेंगे ताकि बेहतर समझ में आ जाए। महत्तम पूर्णांक फलन का मान, देखो ये मैं एक नंबर लाइन खींच दूं, ये नंबर लाइन आपको नहीं खींचना है, ये नंबर लाइन नहीं खींचना है, ये रफ कार्य जारी है, रफ कार्य है, ये रफ कार्य है, कच्चा काम है, ये समझ गए होंगे। तो रफ कार्य में आप नोट्स पे नहीं लिखेंगे, केवल महसूस करना है, मोबाइल के स्क्रीन में आंखें गाड़ गाड़ के देखनी, ताकि समझ में आ जाए कि ये चल क्या रहा है। थोड़ी देर में लेक्चर समाप्त होते होते आपके भेजे में चढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छा क्लास महसूस करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, बशर्ते मेरी बातों को आप लॉजिक पकड़ के चलें कि क्या चल क्या रहा है आखिरकार। देखो ये बीच में 0 हो गया, यहाँ पे इंटेजर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, कुछ ऐसा इंटेजर आ गए। अब जरा समझने की कोशिश करें मैं आपके साथ क्या बोलना चाहता हूं। महत्तम पूर्णांक फलन, देखो ये f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटेजर x को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस दिन मैं f की जगह 0 डालूंगा तो ये 0 आएगा, तो वैल्यू 0 ही होती है, आपको पता हो गए सब चीजें। 0.1 डालूंगा तो 0.1 आएगा तो 0 ही देगा, अर्थात देखिए ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर 0.5 डालूंगा तो 0 ही देगा, और एग्जैक्ट 1 डाल दूंगा तो वैल्यू 1 देगा। इसका मतलब कि एग्जैक्ट जब 0 पे इंटेजर पे खड़ा है कोई फंक्शन तो वैल्यू 0 देगा। जब भी 0 और 1 के बीच में, अर्थात इसके बीच में इंटरनल नंबर पे, बात समझिएगा, इंटरनल का नंबर समझ गए ना, इनके बीच पे बात समझ में आई, अर्थात 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखूंगा तो वैल्यू 0 ही देगा।
सपोज दैट यहां पे 0.5 है और मैं ये डिब्बा बंद कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बंद कर दिया, तो हमेशा अपने से पीछे वाले नंबर को याद करता है। तो 0 पीछे से पहले इंटीजर किसको याद करेगा? 0 को याद करेगा। जिस दिन मैं इसको 1.2 भर दिया तो 1.21 के आगे होगा तो ये पीछे वाले इंटीजर को याद करने लगेगा, एग्जैक्ट 1 आ जाएगा। 1.9 भरूंगा तो फिर 1.92 के पहले ही फंस जाएगा, फिर पीछे वाले इंटीजर को याद करेगा, पुनः 1 आ जाएगा। जिस दिन 2 भर दूंगा तो ये एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आने लगी होंगी। अब जरा निगेटिव नंबर पे देखते हैं। -0.5 थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सीरियस रहेगा। -0.5 करीब करीब यहां पे स्थित होगा, -0.5 यहां पे स्थित होगा। समझने की कोशिश करें, 0.5 यहां पे स्थित होगा। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा अपने से पीछे वाला ये नंबर याद करता है, अपना पीछे वाला इंटीजर ढूंढता है। तो -0.05 के पीछे इंटीजर क्या है? -1। जिस दिन मैं एग्जैक्ट -1 डाल दिया उस दिन वैल्यू इसकी एग्जैक्ट -1 आ जाएगी। जिस दिन -1.4 डाल दिया, सुनिएगा, -1.4 करीब यहां पे स्थित होगा, -1.4, तो अपने से जस्ट पीछे वाला इंटीजर ढूंढेगा, अर्थात इसकी वैल्यू ये -2 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मान निकलता है हमेशा इंटीजर ही निकलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा इंटीजर ही निकलती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इसका मतलब मैं थ्योरी में क्या लिखूं? लिखो महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा पूर्णांक ही रहता है, हमेशा पूर्णांक ही रहता है। महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा, ये सब नहीं लिखना, कच्चा काम है। महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा पूर्णांक ही रहता है तथा महत्तम पूर्णांक फलन को fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x या fx का नाम y भी लिखते हैं से व्यक्त करते हैं। इसको हाईलाइट पेन से लिखिएगा, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, ठीक, से व्यक्त करते हैं। अब दिमाग लगाना, इससे ही इस तरह का डिब्बा कहीं बना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कुछ लोगों को लगेगा यार कि ये क्या तमाशा बता रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कक्षा 11 में हम तो पढ़े नहीं, हम कक्षा 11 में तो मटरगश्ती कर रहे थे, फिर कोरोना आ गया, फिर और मटरगश्ती किए, और पढ़ाई में मन कहाँ लगता है। 1.5 घंटे की वीडियो दे रहा हूँ, उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहे हो। अरे बेवकूफो, स्क्रीन रिकॉर्डर में समय क्यों खराब कर रहे हो? अपनी पढ़ाई कर रहे हो कि दुश्मन को मौका दे रहे हो? समझ में आ गया? जो टीचर आपके प्रति समर्पित है उसी के ही, मतलब एक तरह से तौहीनी करना क्या अच्छी बात है? मेरा दिमाग नहीं सही रहेगा तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो कृपया दिन है एक दूसरे का सपोर्ट करने का, ताकि सब हम लोग मिलकर पुनः एक दूसरे से मिलकर पुनः खड़े होकर नई दुनिया चलाएं। क्योंकि यार नहीं, इस तरह में तो जिंदगी खराब हो सकती है। आप थोड़ा सा लॉजिक पकड़ें। तो ये बात समझ में आ गया। अब मैं कुछ रीमार्क्स में वैल्यू दूंगा, रीमार्क्स में मैं वैल्यू रखूंगा। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। डिब्बे 0 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। 0.1 की वैल्यू फिर अगेन 0, 0.5 की वैल्यू फिर 0, अर्थात इस डिब्बे के अंदर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही खोल देगा, फ्रैक्शन डालेंगे, भिन्न डालेंगे तो पीछे वाला इंटीजर खोलेगा। कक्षा 11 में भी बता चुका हूं। अब जरा दिमाग लगाना, एग्जैक्ट 1 डालेंगे तो 1 देगा, 1.2 डालेंगे फिर 1 देगा, 1.5 डालेंगे फिर 1 देगा, 1.9 डालेंगे फिर 1 देगा, और 1.9 के बाद चलो एग्जैक्ट 2 डाल देंगे तो 2 देगा, 2.9 डाल देंगे तो भी 2 देगा, और 3 डालेंगे तो भी 3 देगा। लेकिन जिस दिन -0.5 डाला, ध्यान से सुनिएगा, -0.5 डाला तो पीछे वाला नंबर ढूंढेगा, अर्थात ये -1 पे आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जिस दिन -0.5 डालेंगे -1, जिस दिन -1 डायरेक्ट डालेंगे तो -1 ही आएगा, और जिस दिन -1.2 भी डाल दिए और या 1.4 डाल दिए, देखो 1.4 डाल दिए तो फिर पीछे वाला नंबर ढूंढेगा, अर्थात पीछे वाला नंबर क्या है? क्या है भैया? पीछे वाला नंबर -1.4,
पीछे वाला नंबर -2 है, तो ये वैल्यू भर लीजिए ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, मैंने यही कहा ना कि हमेशा महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा पूर्णांक ही रहता है, अर्थात ये जो डिब्बा खुल के बाहर आता है डिब्बे के अंदर, अर्थात ये डोमेन डाल रहा हूं मैं, डोमेन डाल रहा हूं तो रेंज मिल रही है, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन की जो रेंज होती है ना हमेशा वो पूर्णांक ही होती है, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती है। डिब्बे के अंदर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही खोलेगा, फ्रैक्शन डालेंगे, भिन्न डालेंगे, दशमलव वाली संख्या डालेंगे तो अपने से पीछे वाला इंटीजर खोल देता है, ये इसका लॉजिक होता है। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बताऊं। फिर इसका ग्राफ बताते हैं। चलो आप वीडियो को रोकेंगे, वीडियो को रोक के ये सारी वैल्यू भर लेंगे और मेरे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं। कुछ जनरल फंक्शन में बनाऊंगा, हाँ, हेडिंग बढ़ाता हूं मैं, लिख गए। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आप सीख गए। देखो हेडिंग लिखना है चेक द continuity from general graph, जनरल ग्राफ, अर्थात हम क्या लिखे, जनरल ग्राफ से कंटिन्यूटी चेक करना। हिंदी में लिखेंगे समान ग्राफ से सततता की जांच करना, ठीक। अर्थात समान ग्राफों को देख देख के, इस हेडिंग का उद्देश्य क्या है, ग्राफ को देख के कंटिन्यूटी को चेक करना। अभी मैंने बताया एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए, अर्थात ब्रेक ना हो, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। डिफरेंशियबिलिटी क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप जरा सुनिए, सबसे पहले नंबर लिखेंगे फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाइए, ठीक, का ग्राफ बनाइए और सततता की जांच कीजिए, ठीक। लिखो फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाइए और जांच कीजिए। जरा दिमाग लगाइए, फिर से मैं रफ कार करके एक नंबर लाइन खींच रहा हूं, जरा दिमाग लगाइएगा। यहां प्लस अनंत होगा, ये माइनस अनंत होगा, यहां पे 0 होगा, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, -1, -2, अगेन -3, कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी। अब ध्यान से सुनना ताकि आपको लॉजिक पकड़ में आ जाए कि आखिरकार ये तमाशा क्या चल रहा है। दिमाग लगाइएगा, जिस दिन मैं इसको 0 डालूंगा, f0 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। जिस दिन 0.1 डालूंगा, इसको आप f(x) को y भी लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको y भी वैल्यू दे सकता हूं। बात दिमाग लगाना, f(x) का दूसरा नाम y भी होता है, तो 0.1 डालूंगा तो भी 0 होगा। फिर y बराबर, ध्यान से देखना, मैं 0.5 डालूंगा तो भी 0 होता है, और यदि मैं 1 डाल दिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब दिमाग लगाना, इसकी वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डाल दिया, भेजा लगा ना थोड़ा सा, 0.1 वैल्यू 0, 0.5 अगेन वैल्यू 0, एग्जैक्ट 1 डाला 1 आ गया। 1.5 डाल रहा हूं तो 1.5 डालूंगा तो फिर वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ पा रहे हो? यदि मैं y बराबर, दिमाग लगाना, y बराबर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इधर वैल्यू डाल रहा हूं, एग्जैक्ट 2 डाल दिया, वैल्यू 2 आने लगी, और मैं इस पे 2.3 डालूंगा तो भी 2 आएगी, 2.9 डालूंगा तो भी 2 आएगी, और एग्जैक्ट 3 डाल दूंगा तो वैल्यू 3 चलने लगेगी। तो इसका ग्राफ देखिएगा,
सभी स्टूडेंट उसको नहीं लिखना है, वो तो वैल्यू मैं बता रहा हूं कि वैल्यू कैसा देता है। अर्थात एफ एक्स का नाम y है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ चल रहा है। ठीक, यदि आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, एफ एक्स का दूसरा नाम y, मैंने लिखाया y बराबर एफ एक्स में x डोमेन होता है और एफ एक्स रेंज होती है, अर्थात एफ एक्स रेंज का मतलब y रेंज होती है। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं, सीरियस होकर सुनिएगा ताकि बेहतर मजा आ जाए। सुनेंगे, ये कुछ ऐसी कहानी यहां पे आई, दिमाग लगाना। वैल्यू यहां 0 है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। इधर भी आप दर्शा सकते हो 1, थोड़ा सा कुछ तो दर्शा ही लेते हैं, 2, ये 3। इधर की तरफ -1, -2, -3, x डैश x सच, ये y है ऊपर और नीचे y डैश है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। अब सीरियस रहना थोड़ा सा। मैं y बराबर x है, ठीक। अब मैं इधर वैल्यू डालूंगा, उधर ग्राफ बनाऊंगा। यहां 0 डालूंगा, यहां 0 डालूंगा तो डिब्बा 0 देगा। 0.1 डालूंगा तो डिब्बा 0 देगा। 0.5 डालूंगा तो भी डिब्बा 0 देगा। 0.9 डालूंगा, 0. ध्यान सुनना, 0.9 डालूंगा तब भी डिब्बा 0 देगा। इसका मतलब कि मैं 0 से 1 के थोड़ा पहले तक कुछ भी डोमेन डालूं y 0 होगा। y 0 का मतलब y ऊंचाई नहीं दे रहा, y कहां 0 होता है, x के ऊपर, अर्थात ग्राफ चढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन पे चल रहा है। कहां पे चल रहा है, x बराबर 0 पे चिपकता हुआ आगे की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, जब मैं यहां 0 डाला, कह रहा y 0, 0.1 डाला, फिर y 0, फिर y 0, तो देखिए ये ग्राफ चल रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये y बराबर 0 की कहानी है, y बराबर 0 की कहानी है। y बराबर 0 का समीकरण x सच होता है, समझ में आ गया? यह x सच का समीकरण y बराबर 0 होता है। y बराबर 0 का मतलब नो हाइट, x सच के ऊपर है ग्राफ। तो अब जरा दिमाग लगाना, जब भी मैं यहां से y बराबर 0 डाल रहा हूं तो वैल्यू 0 अर्थात 0, 0.1 डालो। अब मैं डोमेन आगे बढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा सीरियस होकर देखें, डोमेन आगे बढ़ा रहा हूं, जैसे डोमेन बढ़ा रहा हूं तो y 0 y 0 y 0 मिल रहा है। और जैसे खटाक से इसके ऊपर आए, यहां पे जैसे एक डाले, बात दिमाग लगाइएगा, यहां पे व्हाइट बाल रखेंगे, अर्थात व्हाइट बाल का मतलब एक सर्किल टाइप बनाएंगे। जैसे मैं एक डाला इस डिब्बे के अंदर, दिमाग लगाना थोड़ा सा, जैसे मैं एक डाला तो y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 1 की फीलिंग क्या होगी, दिमाग लगाना, y बराबर 1 की फीलिंग होगी x सच के समांतर एक दूरी पर, अर्थात y बराबर 1 का मतलब चटक के देखिए ये ऊंचाई 1 आ गया। अब यहां पर आ गया, जैसे देखिए ये ऐसे ग्राफ चल रहा था, सीढ़ी की तरह ग्राफ चल रहा था ऐसे, दिमाग लगाना थोड़ा सा, इसको डार्क करना है यहां पे, इसको डार्क करेंगे तो 0 डाला तो 0, 0.1 तो 0 पे चल रहा है, ये 0 पे सीधी लाइन पे चल रहा 0.9, और जैसे 1 डाला खटाक से ऊपर चला गया। ठीक, अब देखो 1 डाला, फिर 1.1 डाल के देखिए तो भी 1, अर्थात 1.5 डालेंगे तो भी 1, 1.9 डालूंगा तो भी 1। जरा दिमाग लगा, तो y बराबर 1 का मतलब मूल बिंदु से एक दूरी पर x सच के पैरेलल चलने लगा, और जैसे ठीक 2 के सामने आया, 2 तक तो ये सीधा चलेगा, y बराबर 1 में चलेगा, और जैसे बिल्कुल इसके जस्ट सामने आया तो फिर ये चटक के यहां पर, जैसे यहां पे 2 डालूंगा तो फिर इसके सामने ये हाइट यहां पर इसकी देखिए, इसकी ये हाइट 1 है, और जैसे मैं यहां 2 डालूंगा, जैसे यहां पे 2 डालूंगा तो यहां सीधा नहीं चलेगा, पहले सीधा चलेगा और खटाक से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 2 से 3 तक ऐसा तमाशा करेगा। पीछे भी देख रहे हैं, ये यहां से चलेगा और ये यहां पे होल बना देगा। इसी तरह आप समझ जाओगे, तो ये यहां पे -1 है, यहां पे -2 डालूं तो जब -2 डालूंगा तो ये यहां से चलेगा और -1 पे फिर ग्राफ टूट जाएगा। तो इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, नहीं आई तो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ देखना है बस, हो गया। आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ देखना है बस, ध्यान से सुनना, ठीक। x बराबर 0 डाला, y 0, 0.1 डाला, देखो आगे मैं डोमेन बढ़ा रहा हूं ना, डोमेन
ये डोमेन बढ़ा रहा हूं, डोमेन बढ़ा रहा हूं, डोमेन बढ़ा रहा हूं। जब भी डोमेन बढ़ा रहा हूं तो y बराबर 0 मिल रहा है, y बराबर 0 में तो 9 ऊंचाई, 9 ऊंचाई, 9 ऊंचाई, ये आगे बढ़ रहा है ग्राफ, आगे बढ़ रहा। आंखी गड़ा गड़ा देखना, आंखी गड़ा गड़ा। जैसे यहां पर 1 पर आए और जैसे 1 डाले तो y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 का मतलब ऊंचाई मिल गई है। 1 दूरी पर ये यहां पर आ गया, ये यहां पर, इसके पीछे नहीं बनाना, ठीक। तो जैसे 1 डाले तो ऊंचाई आ गया। अब 1 डाले तो यहां पे ग्राफ खड़ा है, फिर आगे डोमेन बढ़ा रहा हूं, फिर डोमेन बढ़ा रहा हूं, फिर डोमेन बढ़ा रहा हूं, तो ये y बराबर 1 चल रहा है, 1 चल रहा है, 1 चल रहा है। और यहां पे क्या है, यहां पे सपोज दैट 2 है, तो जैसे ये 2 पर आया तो फिर ग्राफ ना बना के फिर एक स्टेप बना लिया, फिर ये धीरे 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 जाएगा और जहां पे 3 आएगा तो चटक के फिर चढ़ जाएगा, अर्थात ये ग्राफ इसी तरह चढ़ता रहेगा। तो अब मुझे जरा बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या ये ग्राफ टूट टूट के बना है कि टूट टूट के नहीं बना है? टूट टूट के बना है। देखो कितने ब्रेक है, देखो पेन उठाना पड़ गया, यहां गया, फिर पेन उठाया, फिर पेन उठाया, फिर पेन उठाया, फिर पेन उठाया। क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इस ग्राफ में ब्रेक है, इसलिए यह फलन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या असतत फलन होगा, यह फलन है। लिख लीजिए, क्या लिखे हैं, चूंकि इस ग्राफ में ब्रेक है इसलिए यह फलन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या असतत फलन होगा। ठीक, तो ये बात तो पकड़ में आ गई, आप जांच कर सकते हो। चलो दूसरे नंबर की हेडिंग डालते हैं। अब यार मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि जिसमें आपको दर्द होगा हल्का सा, लेकिन यदि मेरी बात सुनोगे तो कोई दर्द नहीं होने वाला है। मैं देखिए एक अगला फंक्शन दे रहा हूं, लिखना शुरू करें आप लोग, समझाने की कोशिश करता हूं। y बराबर ग्रेटेस्ट इंटेजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटेजर माइनस x का ग्राफ बनाइए और सततता की जांच कीजिए। समझ गए? कंटिन्यूटी चेक करना है इस ग्राफ को बनाकर। पहले तो इसका ग्राफ बनाइए और ग्राफ बनाने के बाद कंटिन्यूटी चेक करिए, इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए कि क्या ग्राफ कंटिन्यूअस है कि या डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस उस ग्राफ को बोलते हैं जिस ग्राफ में ब्रेक नहीं होता है, और डिसकंटिन्यूअस उस ग्राफ को बोलते हैं जिसमें ब्रेक होता है, जो टूट टूट के बना होता है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए वो कंटिन्यूअस है, और एक ऐसा ग्राफ जिसमें पेन उठाना पड़ जाए वो डिसकंटिन्यूअस है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ना, अब आप कहोगे कि सर जी हमसे एक एक डिब्बा तो संभाला नहीं हो रहा है, और आप सर जी बहुत दुष्ट हैं, डबल डिब्बे देने लगे। एक एक डिब्बा तो हमसे ग्राफ नहीं बनता है, डबल डिब्बे कैसे देने लगे? अरे भैया देखो, मैं तो सीधे मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपके भेजे में दिमाग में घुस जाए कंटिन्यूटी। यदि एक बार आपको लॉजिक पकड़ में आ गया तो फिर कोई दर्द होने वाला नहीं है कि ये क्या तमाशा हो रहा है। लेकिन शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप मेरे साथ बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए काम की बात सुनो। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे रफ कार कर रहा हूं। फंक्शन क्या है? ये कुछ ऐसा फंक्शन है, दिमाग लगाइए। नंबर लाइन में दो ही तरह के व्यवहार होते हैं, समझिएगा। नंबर लाइन में दो ही तरह के व्यवहार होते हैं, या फिर इंटेजर होते हैं या नॉन इंटेजर होते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। इधर माइनस अनंत नंबर लाइन में संख्या रेखा में दो प्रकार की ही संख्याएं होती हैं, या फिर नंबर लाइन होती है या फिर क्या होती है, बात समझिएगा, या फिर क्या होती है, वैल्यू
नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में दो प्रकार की वैल्यू होती है, या इंटेजर होती है, नॉन इंटेजर होती है, अर्थात पूर्णांक संख्या होगी अथवा पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा उपाय यहाँ पे नहीं है। देखो 0 पूर्णांक संख्या है, 1 पूर्णांक संख्या, 2 पूर्णांक संख्या, 3 पूर्णांक संख्या, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है नॉन इंटेजर हैं, अर्थात भिन्न वाली संख्याएं मिलेंगी, पूर्णांक नहीं। अब जरा दिमाग लगाओ, भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना तो मजा आ जाएगी। सपोज दैट यहाँ 0 भर के देखो, 0 भर के देखो, ठीक है, कोई इंटेजर भर के देखते हैं, मैं कोई इंटेजर भर के देखता हूं, ये 0, यहां पे देखना -0, भेजा लगाएगी, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा, ठीक। तो देखो 0 की वैल्यू 0 होगी, -0 नहीं माना जाता तो -0 हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, लॉजिक ना पकड़ में आओ तो 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, ठीक। मैं 1 रख के दिखा रहा हूं आपको, 1 रख के, दिमाग लगाना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, शायद देखो क्या वैल्यू आ रही बता रहा हूं। 1 रख के देखते हैं, 1 रख के, तो यहां 1 रखा, यहां -1 रखा, अब सीरियस रहिएगा थोड़ा सा। तो जब यहां 1 रख रहा हूं तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, और -1 की वैल्यू, अरे -1 इंटेजर तो सेम खुलता है ना यार, इंटेजर तो सेम खुलता है, इंटेजर की वैल्यू इंटेजर ही होती है, अर्थात ये वैल्यू क्या देगा, -1। भाई पीछे से प्लस चिन्ह है, जरा दिमाग लगाना, पीछे का चिन्ह प्लस है लेकिन वैल्यू तो -1 देगा ना, ओवरऑल फिर 0। जब मैं यहां 0 भर रहा था, यहां भी 0 भर रहा था, तो ठीक उसी तरह ये 0 और ये -0 खुल के फिर 0 हो जाएंगे। जिस दिन मैं इंटेजर 2 डाल दूंगा, दिमाग लगाना, इस फंक्शन के ऊपर मैं इंटेजर 2 डाल दूंगा, तो 2 डालूंगा तो यहां भी 2 डालूंगा, ये माइनस चिन्ह है तो इसकी वजह से माइनस आया है, और 2 की वैल्यू 2 होती है और -2 इंटेजर की वैल्यू -2 होती है, कट के फिर 0 आ गया। अर्थात इस फंक्शन के ऊपर कोई भी इंटेजर डाल रहा हूं, इस फंक्शन के ऊपर कोई भी इंटेजर डाल रहा हूं, मेरी y की वैल्यू रेंज हमेशा 0 आएगी। आप कोई नेगेटिव नंबर डाल के देख लीजिए। अच्छा 5 डाल के देखो, 5 डाल के देखो, 5 डाल के देखिए आप, तो जब 5 डाल के देखेंगे तो यहां 5 आएगा और यहां पे -5 आएगा। अब बात समझिएगा, इंटेजर खोल देता है, -5 की वैल्यू -5 होगी, कट के फिर 0 आ गया। इसका मतलब कि इस फंक्शन के ऊपर मैं कोई भी इंटेजर डाल दूंगा, y की वैल्यू 0 दिखेगी। अच्छा नॉन इंटेजर डाल के देखते हैं, नॉन इंटेजर डाल के देखते हैं, दिमाग लगाना, परेशान ना करना। y बराबर मैं डालता हूं 0.5, तो यहां भी डालूंगा -0.5। अब दिमाग लगाना, इस नंबर लाइन की तरफ देखना, क्योंकि रफ कार्य इसको लिखना कुछ नहीं है, केवल आप नंबर लाइन की तरफ देखेंगे, नंबर लाइन की तरफ देखेंगे। मैं आपको समझाने की बेहद अच्छी तरह से कोशिश करूंगा, दिमाग लगाना, सुनना। 0.5 यहां होगा, करीब यहां होगा, तो 0.5 जब यहां होगा, यहां पे होगा, तो इसके पीछे वाला इंटेजर क्या है, 0.5 के पीछे वाला इंटेजर क्या है, 1, नहीं समझ में, 1 आया। और माइनस का 0.5 कहां पे होगा बताओ, माइनस का 0.5 कहां पे होगा, यहां पे होगा ना, तो माइनस का 0.5 यहां पे होगा, तो इसके पीछे वाला इंटेजर क्या देगा, पीछे वाला इंटेजर क्या देगा, -1 देगा वैल्यू। अच्छा और कोई इंटेजर डाल के देखते हैं, कोई भी और इंटेजर डाल के देखते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक। 0.5 -0.5 ये आएगा, तो पीछे वाला इंटेजर माइनस आएगा, बराबर। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, यहां इंटेजर 1.2 डालता हूं मैं, 1.2, तो ये माइनस के 1.2 डालूंगा, भेजा लगाना थोड़ा सा, दिमाग लगाइए, फर्जी परेशान ना करिएगा, थोड़ा सीरियस हो गए। 1.2 करीब यहां पे होगा, 1.2, तो 1.2 के पीछे का इंटेजर क्या है, 1। अरे 1.2 के पीछे का इंटेजर क्या है, 1। देखो 1.2 यहां पे होगा 1.1, तो इसके पीछे इंटेजर 1 देगा, और -1.2 तो यहां होगा ना, तो जब -1.2 का इंटेजर क्या होगा, -2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अर्थात नॉन इंटेजर कुछ भी डालूंगा, कुछ भी नॉन इंटेजर डालूं तो वैल्यू -1 निकलेगी। फिर से एक बार समझ लें, हाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक बार मैं नंबर लाइन फिर खींचे दे रहा हूं, 0, 1, 2, -1, -2 समझने की कोशिश करें। मैं 0.5 डाल रहा हूं दोनों में, नॉन इंटेजर डाल रहा हूं, नॉन इंटेजर, एक ही वैल्यू दोनों डिब्बों में डालेंगे। ये माइनस किस गिवन फंक्शन की वजह से आ गया है।
माइनस केवल गिवन फंक्शन की वजह से आया है, बाकी कुछ नहीं है। अब दिमाग लगाना, 0.5 यहां पर होगा तो 0.5 के पीछे इंटेजर 0 है तो ये वैल्यू 0 आ गई। और माइनस 0.5 यहां पर होगा, यहां पे होगा ना माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 पीछे इंटेजर क्या है, -1, अर्थात ओवरऑल जो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अच्छा और देख लेते हैं, अब -1.2 रख के देखते हैं, 1.2, तो जिस दिन मैं 1.2 रखूंगा तो 1.2 के पीछे इंटेजर 1 होगा और 1.2 करीब यहां होगा तो इसके पीछे का इंटेजर -2 आ जाएगा तो -1 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन दो तरह से व्यवहार करेगा, अर्थात इस डिब्बे की वैल्यू या तो y 0 होगी या y बराबर -1 होगी, 2 के अलावा तीसरी वैल्यू मिलने वाली नहीं है। जब मैं इंटेजर यूज करूंगा तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जब नॉन इंटेजर यूज करूंगा तब इसकी वैल्यू -1 आएगी, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका। अब दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, सब लोग सुनने की कोशिश करें। इसका मतलब y बराबर x ग्रेटेस्ट इंटेजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटेजर x की वैल्यू दो तरह से व्यवहार करेगी, या तो 0 होगी इसकी वैल्यू, कब, जब x इंटेजर है, x क्या है, इंटेजर है, x की जगह कोई भी इंटेजर डालता हूं तो ये वैल्यू 0 आएगी। और जरा ध्यान से सुनिएगा, और इसकी वैल्यू y की वैल्यू -1 आएगी जब x नॉट इंटेजर है। इसका मतलब जब मैं कोई इंटेजर नंबर नहीं डालूंगा तब y की वैल्यू -1 आएगी, और जब इंटेजर डालूंगा तब y की वैल्यू 0 आएगी। अब दिमाग लगाना, इसका ग्राफ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा और आप लोग अच्छी भावनाओं से समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग अच्छी भावनाओं के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा सीरियस रहिएगा ताकि मेरे लिए बेहतर मुझे महसूस हो। आप मुझे बता दीजिए, ये 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। दिमाग लगाना, जब भी मैं इंटेजर डाल रहा हूं, कोई भी इंटेजर नंबर डाल रहा हूं, तब y बराबर 0 मिल रहा है, तब y बराबर 0 मिल रहा है। अर्थात मैं x बराबर 0 डालूंगा तो y बराबर 0, इसको डार्क कर दूं, जब x बराबर 1 डालूंगा तो फिर y बराबर 0, जब x बराबर 2 डालूंगा फिर y बराबर 0, जब x बराबर 3 डालूंगा फिर y बराबर 0। देखिए y बराबर -1 लाइन कैसे खींचोगे, y बराबर -1 लाइन कैसे खींचोगे, ये लाइन x अक्ष के समांतर होगी, लिखना नहीं, x अक्ष के समांतर होगी और मूल बिंदु से, लिखना नहीं है, नहीं लिखना, और मूल बिंदु देखो x, ये मूल बिंदु है, x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से एक दूरी पर नीचे होगी, अर्थात ये ग्राफ y बराबर -1 का है। अर्थात किसका ग्राफ है, y बराबर, ये वाला ग्राफ देखना, ये वाला ग्राफ है y बराबर -1 का। मैं यहां की दूरी -1 माने ले रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें, इस ग्राफ को जरा ध्यान से सुनिए। y बराबर -1 कब मिल रहा है, जब नॉट इंटेजर है, अर्थात जस्ट -3 के सामने, इसके जस्ट सामने यहां पे एक होल बना दे, फिर -2 के सामने जस्ट फिर यहां पे एक होल बना दे, फिर -1 के सामने फिर होल बना दे, फिर इसके सामने फिर होल बना दे एक, क्या समझ में आ रहा है, फिर 1 के सामने फिर होल बना दे, 2 के सामने फिर होल बना दे, और 3 के सामने फिर होल बना दे। अब ग्राफ देखना, जरा आप देखना, ध्यान से देखना ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब x बराबर -3 डाल रहा हूं तब y की वैल्यू 0 आएगी, जब x बराबर यहां पे -3 डालूंगा इंटेजर तब y की वैल्यू 0 आएगी, तो ग्राफ यहां पे खड़ा है।
और जैसे 3 से आगे किया तो y बराबर -1 मिलने लगा। तो पहले ग्राफ यहां था और फिर इसके बाद ग्राफ यहां से चलने लगा, और जैसे इंटीजर आया खट से ऊपर पहुंच गया -2 पर, फिर जो y बराबर 0 हो गया। यहां पे फिर -2 से -1 के बीच में फिर ग्राफ चलेगा, और जहां पे -1 आएगा तो खटाक से फिर यहां पर आके खड़ा हो जाएगा। फिर -1 से 0 के बीच में फिर ये ग्राफ दौड़ेगा, और जैसे ये 0 आएगा, ये 0 आएगा तो यहां से 7 देखने के बाद फिर खटाक से ऊपर चला जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहां से ग्राफ चला, यहां से ग्राफ चला, सपोज दैट ये चला चला चला, और जैसे ही यहां पे -2 वाला इंटीजर आया तो यहां चटक के यहां पहुंच गया, -2 आया। फिर देखा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, फिर ग्राफ चला 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 चला, और फिर यहां से गैप हुआ, -1 पर ऊपर आ गया, फिर यहां पे हल्का सा गैप हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहां पे गैप हो गया। तो फिर समझने की कोशिश करें, वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो। दिमाग लगाओ, -3 पर y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब आपके x अक्ष के ऊपर खड़ा है, और जैसे -3 से 2 के बीच में कोई नंबर डाल रहा हूं तो y बराबर 1 चल रहा है, और एग्जैक्ट -2 डाला, फिर यहां पे इसके ऊपर खड़ा हो गया, इसके सर में, समझ में आ गया। और जैसे 2 से आगे डाला, फिर ये लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर चलने लगा, इस लाइन के ऊपर फिर चलने लगा। तो जरा दिमाग लगाइए, इस लाइन के ऊपर फिर चलने लगा, और फिर -1 डाला, जैसे -1 की बारी आई तो फिर यहां पर आ गया, इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब ओवरऑल ग्राफ देखें, ओवरऑल ग्राफ देखेंगे तो क्या कहानी कर रहा है। पहले ग्राफ यहां बना है, मैं इस तरह कुछ ग्राफ बना रहा हूं, दिमाग लगा। पहले एक बिंदु यहां बनी है, फिर इसके जस्ट थोड़ा सा आगे ये चल रहा है, फिर बीच में ब्रेक करके फिर एक बिंदु दे रहा है, फिर आगे चल रहा है, फिर एक बिंदु दे रहा है, फिर आगे चल रहा है, फिर एक बिंदु दे रहा है, फिर आगे चल रहा है। इस ग्राफ को महसूस करो। इंटेजर है तो y बराबर 0, नॉन इंटेजर है तो इस तरह चलने लगा, इंटेजर है फिर x अक्ष में पहुंच गया, नॉन इंटेजर है फिर चलने लगा, फिर इंटेजर है फिर 0 हो गया, नॉन इंटेजर है फिर 0 हो गया। तो क्या पहले ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर तो पेन उठाना नहीं पड़ जाएगा। तो गैप है, इसमें ब्रेक है, बना ले फिगर। आप बार बार वीडियो को देखिएगा पलटा पलटा के, पीछे पीछे करके, तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए फलन के ग्राफ में ब्रेक है, इसलिए दिया गया फलन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, असतत फलन है। उम्मीद है कि ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक, पहले यहां बना, फिर सीधा चला, फिर ऊपर गया, फिर सीधा चला, फिर ऊपर गया, इसी तरह तमाशा करता रहे। हाँ, तीसरे नंबर की हेडिंग में डाल रहा हूं, तीसरे नंबर की हेडिंग डाल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी हम केवल ग्राफ से कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम ग्राफ से कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे नंबर की हेडिंग है फलन y बराबर स्क्वायर रूट x मॉड ऑफ x का होल क्यूब का ग्राफ बनाइए, बनाइए और सततता की जांच कीजिए, की जांच कीजिए। हाँ, तब तक आप ये हेडिंग लिख लें, फलन y बराबर रूट के अंदर x मॉड ऑफ x का होल क्यूब, समझ आ गया, का ग्राफ बनाइए और कंटिन्यूअस चेक कीजिए। देखिए ग्राफ से कंटिन्यूअस तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है, आप ग्राफ बनाने में आपको समस्या होगी। आपको समस्या क्या होने वाली है, ग्राफ बनाने में। समझने की कोशिश करें, यदि मैं आपको ग्राफ बना के दे दूं तो आप बता दोगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता परीक्षा में, तो बाय थ्योरी मेथड चलेंगे, थ्योरी का मेथड बताऊंगा, उस मेथड से सवाल को लगाएंगे। अभी मैं ग्राफ से कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस देख रहा हूं, इसके बाद में समझते हैं। चलिए
देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। मॉड एक्स दो तरह का व्यवहार करता है, रफ कार मैं कर रहा हूं, रफ कार। मॉड एक्स दो तरह का व्यवहार करता है, एक बार प्लस एक्स होता है, एक बार माइनस एक्स होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो और जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसकी कहानी पकड़ना तो मजा आ जाएगी। मैं यहां कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भर दे रहा हूं, रूट एक्स मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब। अब जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। लिखना हो चलो यहीं लिख लेते हैं, ठीक। ये रूट एक्स और इस मॉड ऑफ एक्स की जगह प्लस एक्स रख दो, प्लस एक्स रख दो, तो एक्स इंटू एक्स का क्यूब आ गया, एक्स इंटू एक्स का क्यूब आ गया। बात समझ आई? एक्स इंटू एक्स का होल क्यूब आ गया। कब की कहानी? जब एक्स 0 से बड़ा हो, अर्थात 0 या 0 से बड़ा हो। चलो आगे समझते हैं। एक्स इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब, कब की कहानी? जब एक्स लेस देन 0 हो। अब इसको समझने की सब लोग सीरियस होकर कोशिश करें। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। समझना ध्यान से। तो ये हो जाएगा एक्स घात 6, और एक्स घात 6 की घात रूट का मतलब 1/2, तो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, अर्थात ये कैलकुलेशन आ गया एक्स क्यूब। कब की कंडीशन? जब एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 हो। इसकी कंडीशन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ये पूछा जा चुका है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से इसकी कैलकुलेशन देखें। एक्स गुणे एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स क्यूब, नहीं सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। सुनना, अरे ये प्लस में माइनस है, ये इंटू का चिन्ह है ना यार। एक्स गुणे एक्स स्क्वायर माइनस तो लगेगा। अच्छा क्यूब ऊपर लगा है तो माइनस एक्स की घात 6, तो माइनस एक्स घात 6 का मतलब सुनना, माइनस एक्स घात 6 और रूट का मतलब 1/2, तो 2 से 1 घात गुणे में घात का गुणा हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई माइनस का एक्स क्यूब। कब? जब एक्स लेस देन 0 है। तो ये कैलकुलेशन लगा लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। इसको मैं 3 स्टेप में बनाऊंगा ग्राफ। एक बार बनाऊंगा एक्स क्यूब का, एक बार बनाऊंगा मैं माइनस एक्स क्यूब का, फिर फाइनल ग्राफ बनाऊंगा, अर्थात इसका ग्राफ बनाऊंगा। इसकी फीलिंग क्या होगी? ये फंक्शन दो तरह से टूट गया, प्लस एक्स क्यूब होगा या माइनस एक्स क्यूब होगा। ये फंक्शन दो तरह से टूट चुका है। चलो लिख गया। अच्छा पहला ग्राफ मैं बनाऊंगा एक्स क्यूब का। किसका बनाऊंगा? वाई बराबर एक्स क्यूब का। दिमाग लगाना है। अच्छा नैनो फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है, पढ़े हो आप लोग? ये तो ऑड फंक्शन होता है ना, विषम फलन होता है ना। अब देखो कुछ लोग क्लास नहीं पढ़े, आईटीएफ की क्लास नहीं पढ़े, कक्षा 11 में अच्छी तरह से नहीं पढ़े, उनको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, किंतु समझ में सब आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, पहले दिन तो सबको प्रॉब्लम होती है भैया। एक्स क्यूब का ग्राफ फर्राटे की पंखी की तरह बनता है। ये किसका ग्राफ है? वाई बराबर एक्स क्यूब का। क्या समझ में आ गया? अब एक आप नई बात क्या सीखने जा रहे हो? नई बात क्या सीखने जा रहे हो? कभी भी दूसरे नंबर में मैं ग्राफ बनाऊंगा y बराबर माइनस एक्स क्यूब का। अब दिमाग लगाना, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं y बराबर माइनस एक्स क्यूब का। देखो आप मेरी क्लास पढ़ रहे हो, ऐसा कोई चीज नहीं है कि समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, बशर्ते आप अपना काम मन लगा के करिए और फालतू की बातों को छोड़ दीजिए कृपया, ताकि देखिए मुझे बुरा ना लगे। जो टीचर आपके प्रति 100% देने की कोशिश कर रहा है, उसकी तौहीन आप लगाना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। दूसरी चीज आपको पता नहीं है कि मेरे ही लोगों से टेलीग्राम चैनल बना रहे हो, मेरे ही लोगों से यूट्यूब चैनल बना रहे हो, तो मैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल फोटो मेरा लोगो कोचिंग का चुरा रहे हो। तो बहुत बड़ा साइबर क्राइम है ये। अभी आप नादान हो, ये पता चले कि बेकार हो जाएगी पूरी जिंदगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से। काम की बात, एक्स क्यूब की फीलिंग ये होती है, आईटीएफ में मैंने बताया था, और ऐसा भी बोला था कि जो ग्राफ होता है और या गणित होती है एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होती है। आज जो पढ़ेगी, और नहीं पढ़ेंगे तो मुंह फैलाए बैठे रहो, पढ़ेंगे तो आगे समझ। अच्छा माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ देखना, इसकी इमेज बनती है, इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जरा इसको तोड़ के ऐसे घुमा दीजिए तो ये ग्राफ पता है ऐसे चलने लगेगा। जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिएगा हमारी तरफ बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से घूर घूर के मुझे देखिएगा, नजर न लगाइएगा। देखो
इसको ऐसे पलटा देंगे, सपोज दैट जैसे इसको ऐसे पलटाएंगे तो इसकी इमेज ऐसे नहीं बनेगी, देखो इसकी इमेज ऐसे नहीं बनेगी, और इसको ऐसे पलटाएंगे तो इसकी इमेज ऐसे आ जाएगी, इसकी इमेज ऐसे आ जाएगी, अर्थात इसकी इमेज प्रतिबिंब इधर चला गया, इसका प्रतिबिंब इधर चला गया, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक, अब देखो फाइनल बात करते हैं, फाइनल बात करते हैं, ये जीरो। फाइनल बात क्या करना है, एक्स क्यूब का ग्राफ कहां खींचना है, जीरो पर और जीरो के आगे, अर्थात इस ग्राफ को केवल x इज ग्रेटर इक्वल जीरो में बनाना है, इसको कहां बनाना है, ये y बराबर एक्स क्यूब है, सॉरी माइनस एक्स क्यूब है, y बराबर माइनस एक्स क्यूब है। ठीक, सुनना ध्यान से, तो इसको मुझे कहां बनाना है, देखो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कहां बनाना है, x लेस देन जीरो पे, अर्थात x लेस देन जीरो में बनाना है। ये बनाना मीन्स केला होता है ध्यान से सुनना, इसका मतलब भेजा लगाना, ये इतना बना लीजिए, आप बना लीजिएगा ग्राफ इतना, मैं देखो x इज ग्रेटर जीरो में बनाना, अर्थात ये इरेज हो जाएगा यहां से, यहां तो बनाने नहीं था, वो कह रहा है कि जहां x का मान धनात्मक होता है वहां बनाइए, पीछे x का मान ऋणात्मक होता है, इसमें क्या कह रहा है, जहां x का मान ऋणात्मक होता है वहां बनाइए, अर्थात इसको इरेज कर देंगे, आप दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जिस दिन मैं दोनों को एक साथ जोड़ूंगा तो किसका ग्राफ बना रहा हूं, ये आपका फाइनल ग्राफ बनने जा रहा है, किसका, रूट x मॉड ऑफ x का होल क्यूब का। तो क्या बेटा ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनना, एक तो ग्राफ ये वाला, इधर वाला ये बन गया, इधर वाला ये बन गया, अर्थात ये फाइनल ग्राफ बन गया। यहां पे देखिए, यहां पे x बराबर जीरो होगा, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए, ये जीरो हो गया। देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आगे सुन। इस तरह आप इनको हटाना नहीं, आप समझ गए होंगे, इतना ग्राफ इधर इमेज कर देना, इतना, अब इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों ग्राफ को जोड़ लिया, एक साथ जोड़ लिया। मैं अलग अलग नहीं समझाता, भगवान कसम आपको हवा नहीं लगती है क्या हो रहा है। चलो ग्राफ बना लिए। अब देखिए यार, हम लोगों को करना क्या है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल है, चूंकि दिए गए ग्राफ में ब्रेक नहीं है, इसलिए फलन सतत होगा। किंतु देखो, हमें ये नहीं पता, किंतु यहां पे हमें नहीं पता कि नोक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या पता कोना शार्प मिल जाए या फिर थोड़ा सा ढाल मिल जाए, ऐसे डोम टाइप मिले, हमें नहीं पता। किंतु x बराबर जीरो पर अवकलनीय डाउट, इंग्लिश में लिख देना, डाउटफुल है, समझा गया, डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब अभी डाउट है, अर्थात मैं नहीं कह सकता कि अवकलनीय है कि नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ना तो शार्प पता चल रहा, ना तो कोई डोम, कोई झोली पता चल रही है, तो मैं डाउट हूं। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो मुझे नहीं पता चल रहा कि x बराबर जीरो पर नोक निकल रही है, डोम निकल रही है, तो मैं डाउट हूं। अब ये डाउट आ गया ना, तो थ्योरी का प्रयोग करेंगे। हमने क्या लिखा कि दिया गया फलन में ब्रेक नहीं है, दिए गए ग्राफ में ब्रेक नहीं है, इसलिए फलन सतत फलन होगा। किंतु x बराबर जीरो पर अवकलनीय या अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी डाउटफुल है, तो इसलिए या लिखना हो लिख ले, इसलिए अवकलनीयता को थ्योरी के द्वारा या सिद्धांत के द्वारा, थ्योरी मीन सिद्धांत होता है, या थ्योरी के द्वारा चेक करेंगे। अब थ्योरी के द्वारा अवकलनीयता कैसे चेक होती है मैं बाद में बताऊंगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि हमें यहां बिल्कुल ये पता नहीं, थोड़ा सा डाउट है कि यार ये शार्प है कि नहीं है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंटिन्यूटी तो है। चलिए, ये डाउटफुल आ गया। मैं कह सकता हूं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट x इक्वल जीरो पर, समझा गया, x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी डाउटफुल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शार्प है या फिर डोम निकल रहा है। अब मैं ये सब बातें धीरे धीरे आपको
लॉजिक करेंगी। अब देखो यार, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं आपके साथ क्या बोलना चाहता हूं। मैं आपके साथ ये बोलना चाहता हूं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना हो तो आप बता सकते हो कि ये फलन सतत है कि नहीं, लेकिन अब हमें सब फंक्शन का, अभी ये चेक करा लेगा फंक्शन, जरा दिमाग लगाना, x mod ऑफ x अपान e की पावर x, कुछ आगे वैल्यू दे देगा, तो क्या इसका ग्राफ बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अरे हमसे e की पावर s का ग्राफ नहीं बनता, फिर mod s का ग्राफ नहीं बनता, फिर नीचे भाग भी लगा, ऊपर गुणा भी है, तो हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। अब जरा दिमाग लगाना, कहेंगे आप स्टूडेंट क्या कहेगा, सर आप ग्राफ बना दीजिए और मैं बता दूंगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ देख के आप तो बता दोगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। यदि कोई ग्राफ टूटा है तो डिसकंटिन्यूअस, नहीं टूटा तो कंटिन्यूअस, बात खत्म। तो अब थ्योरी मेथड से कैसे सवाल को लगाएंगे, मैं चेक करने की आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिखेंगे एक बिंदु पर, अब एक बिंदु की बात होगी, एक बिंदु पर फलन के सतत या सतत होने की जांच, एक बिंदु पर फलन के सतत होने की जांच करेंगे, चेक करेंगे इसको, समझ में आ गया? ठीक, इंग्लिश में लिख सकते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। चेक दी कंटिन्यूटी लिखना हो, चेक दी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, अर्थात चेक दी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। समझ में गया? मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं किसी एक पॉइंट पर। अब यार यहां से लॉजिक बहुत अच्छा बनने वाला है, मैं आपको बहुत अच्छा महसूस कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बस हो गया, दिमाग लगाइएगा। कोई एक ग्राफ बनाते हैं, दिमाग लगाना, मैं ये ऐसा एक ग्राफ बना दिया, समझ पा रहे हो? मैं ऐसा एक ग्राफ बना दिया। जब मैं इस ग्राफ को बनाया तो मैं यहां पर, मेरा पॉइंट क्या है, यहां पे पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, x बराबर a। मैं इसके जस्ट थोड़ा सा आगे चला गया, इसके मैं जस्ट थोड़ा सा आगे चला गया, तो इस पॉइंट का नाम है x बराबर a प्लस एच, अर्थात h जोड़ दिया जहां h टेंड्स टू 0 है। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं इसके पीछे आ गया, इतना पीछे आया कि मैं इसके सर के पास खड़ा हूं। तो ये पॉइंट क्या है, x बराबर a माइनस एच। अब दिमाग लगाना, ये पॉइंट क्या है, ये y बराबर fx एक फंक्शन है, y बराबर fx एक फंक्शन है। अब भेजा लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये जो बीच वाली पट्टी है, ये जो बीच वाली पट्टी x की जगह डालूंगा तो एफ आएगा, क्या आएगा, एफ है। ये किनारे वाली, जो ये किनारे वाली है, तो x की जगह a प्लस एच डालूंगा तो रेंज क्या आएगी, एफ ए प्लस एच। ठीक, ये हाइट मिल रही। इधर जब x की जगह क्या डालूंगा, ये इस पॉइंट पर, तो एफ एक्स, ये y क्या मिलेगा, मतलब रेंज क्या मिलेगी, ऊंचाई कितनी मिलेगी, f क्या मिलेगी, a माइनस एच। ये तीनों y के मान है, अर्थात y बराबर एफ ए निकल आया इस पॉइंट पर। इस पर क्या निकला, a प्लस एच, इस पे क्या निकला, a माइनस एच। अब जरा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, एक मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, क्या खींच रहा हूं, टेंजेंट, GENT, टेंजेंट खींच रहा हूं। जरा दिमाग लगाओ, ऑलमोस्ट तीनों बिंदुओं पर ये टेंजेंट टच नहीं कर गई, तो यदि मैं इसकी ऊंचाई l मान लूं, थोड़ी देर के लिए l मान लूं, तो जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा, x बराबर a पर एफ ए का मान, अर्थात x बराबर a पर एफ ए की ऊंचाई भी l के बराबर है, और x से थोड़ा सा आगे गया तो एफ ए प्लस एच मिला, तो भी ऊंचाई कैपिटल L के बराबर है, और x के थोड़ा सा पीछे गया तो a माइनस एच रखा तो भी ऊंचाई l के बराबर है। अर्थात एक बिंदु पर x बराबर a पर फलन तभी कंटिन्यूअस होगा जब x बराबर a पर फलन का मान और उसके आगे थोड़ा सा मान, आगे की रेंज और थोड़ा सा पीछे की रेंज, ऊंचाई आपस में बराबर हो, तो फलन सतत होगा, अथवा फलन सतत नहीं होगा। तो आप वीडियो को रोक के आप चित्र बना लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। हाँ, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को रोकेंगे,
वीडियो को रोकने के बाद और चित्र बना लेंगे। अब बिल्कुल सीरियस रहें, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एफ ए, देखो आप फिगर में जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, जूम करके देखिएगा मोबाइल को, अब बात समझिएगा। एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए, एक्स बराबर ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच, और एक्स बराबर ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस एच, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो फलन कंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब जरा कहानी पकड़िएगा, फलन कब कंटीन्यूअस होगा, एक्स बराबर ए पर, तो मैं यहां पे नोट लिखूंगा, सब लोग लिखना शुरू करें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तमाम तरह के तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुने, ध्यान से। नोट नंबर 1 क्या लिखना है, यदि फलन नहीं, यदि फलन y बराबर एफ एक्स बराबर ए पर, एफ एक्स कामा एक्स बराबर ए पर सतत होगा, एक्स बराबर ए पर सतत होगा, तो निम्न नियमों का पालन करेगा। क्या लिखें, यदि y बराबर एफ एक्स बराबर ए पर सतत होगा तो निम्न नियमों का पालन करेगा। तो निम्न नियमों का पालन करेगा, कौन कौन से पालन है, x बराबर a पर, जरा ध्यान से सुनना, x बराबर a पर फलन का मान, मतलब एफ ए, एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू रख दूंगा, यहां एक्स बराबर ए रखूंगा तो एक रेंज मिलेगी। इसका मतलब यक्स के जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मेरी एलएचएस की लिमिट पड़ी जाएगी, अर्थात यक्स के थोड़ा सा आगे गया तो एलएचएस की लिमिट, आप लिमिट पढ़े होंगे, कोई फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, जब एलएचएस की सीमा और आरएचएस की सीमा आपस में बराबर हो। तो यक्स बराबर ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ए होगी। फिर दूसरे नंबर में क्या है, एलएचएस की सीमा लूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लूंगा, अर्थात लाहल लूंगा, लाहल का मतलब समझ गए, एल एच, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, इसको मैं दर्शाऊंगा एफ माइनस से। एफ माइनस की फीलिंग क्या होती है, जरा बात समझना। मैं एक्स बराबर ए पे था, जब मैं एक्स बराबर ए था तो मेरी फंक्शन की वैल्यू एफ ए है, जब मैं ए से पहले गया, ए के पहले हूं थोड़ा सा, तो मेरा डोमेन ए में थोड़ा सा घट जाएगा, अर्थात एफ ए माइनस का तात्पर्य ए में जीरो घट गया, और जीरो की जगह जैसे मैं एच लगा दूंगा, यहां एच लगा दूंगा तो लिमिट डाल दूंगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब लॉजिक पकड़ना, यदि x बराबर ए पर फलन का मान, दिमाग लगाना थोड़ा सा, x बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू और एलएचएल लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, अर्थात थोड़ा सा पहले, अर्थात जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वहां पे रेंज, और थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद की रेंज बराबर है, तो फलन कंटीन्यूअस है। कहां पे, पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे चेक कर रहे हो, जरा दिमाग लगाना। तीसरे नंबर में आरएचएल चेक करूंगा, जब मैं राइट हैंड साइड लिमिट चेक करूंगा तो एक ऊपर प्लस लगा दूंगा, आपको पता है प्लस का मतलब होता है थोड़ा सा आगे जाना, ऑलमोस्ट जीरो जोड़ देना, ऑलमोस्ट जीरो जोड़ देना, इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब मैं नीचे यहां लिखूंगा, यदि, समझना, यदि एफ ए बराबर एफ ए माइनस बराबर एफ ए प्लस, जरा दिमाग लगाना, एफ ए, सुन पा रहे हो, एफ ए या एफ माइनस बराबर एफ प्लस, बराबर कितना, यहां देखो ये एफ ए है, ये एफ प्लस है, ए प्लस है, ये ए माइनस है, बराबर एल है। इसको शब्दों में मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए बराबर एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए प्लस एच, या तीसरी बात मैं इसको लिख सकता हूं, एफ ए बराबर एफ ए माइनस जीरो बराबर एफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एल बराबर फाइनाइट, भी सब में लिख दो, एफ आई एन आई टी बराबर फाइनाइट। तो x बराबर a पर फलन सतत होगा। हाँ, कंप्लीट कर ले, इतना लिख ले जल्दी से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब है क्या, कहानी का नया मोड़। आप थोड़ी सी रोकिएगा वीडियो को एक दो सेकंड के लिए और नोट कर लीजिएगा। 1-2 सेकंड के लिए वीडियो को रोकें और नोट कर लें। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
x बराबर a पर फलन कंटीन्यूअस तभी होगा जब x बराबर a पर फलन का मान अर्थात x बराबर a पे रेंज और इसकी लिमिटिंग वैल्यू का मतलब थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद रेंज बराबर है, मतलब ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब एफ ए बराबर एफ माइनस एच बराबर एफ प्लस है। तीनों की ऊंचाई चित्र में कैपिटल एल के बराबर है और कैपिटल एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट ना हो तो वह फलन कंटीन्यूअस होगा। तो तीनों बातें यदि एक साथ लागू हो जाएं, इसका मतलब एफ ए सुनना फंक्शन ऑफ वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन ऑफ वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब जहां पे रेंज ज्ञात किए हैं उसके थोड़ा सा पहले उसका थोड़े से बाद लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर हो और वो फाइनाइट वैल्यू हो तो आप समझ जाना कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब जरा एक बात समझिएगा, यदि ये समझ में ना आया हो तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण में आपको खटाक से क्लिक करेगा। मैं एक अंधे आदमी की तरह व्यवहार कर रहा हूं, मतलब समझ लो अब मेरा समय खराब चल रहा है, मेरी आंखें खराब हो गई, ठीक। मैं एक ब्लाइंड हूं और मैं x बराबर a पे खड़ा हूं जमीन पे, और किसी व्यक्ति ने पूछा कि बताओ जहां पे खड़े हो वहां पे जमीन लगातार है कि गैप है। मेरी बातों को सुनना। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे खड़ा हूं मैं x बराबर a पे खड़ा हूं तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा इस तरह, ठीक है, अर्थात मैं x बराबर a प्लस एच में चला गया और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अब मुझे लगेगा कि जहां पे खड़ा हूं थोड़ा सा आगे जाने में थोड़ा सा पीछे जाने में मुझे समतल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो मैं कह दूंगा फलन कंटीन्यूअस है। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? जैसे हम यहां पे खड़े हैं, बात समझना, मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझसे कोई पूछा गया, मैं तो अंधा हूं, मुझे दिख नहीं रहा नीचे का, तो मैं आंख बंद किए हूं, मतलब अंधा हूं, आंख खोले हूं लेकिन अंधा हूं, समझ लो। तो मैं कहूंगा, कोई पूछेगा कि क्या जमीन बराबर है, सतत है, कंटिन्यूअस है आपकी फर्श से नीचे की, तो मैं क्या कहूंगा, बताता हूं श्रीमान जी, थोड़ा सा मौका दीजिए, मेरा माइंड महसूस करेगा। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। यदि मेरी रेंज बराबर हो, रेंज बराबर का मतलब मैं ऊपर नीचे ना जाऊं, तो रेंज बराबर हो तो मैं कह दूंगा फलन कंटीन्यूअस है। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइए, ठीक ठीक, ध्यान सुनना। मैं अंधा हूं, ठीक, मैं पीछे गया, ठीक, और मैं आगे गया, ऐसे लड़खड़ा गया। इसका मतलब हुआ क्या कि मैं ऐसे 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 लड़खड़ा गया, इसका मतलब नीचे गड्ढा है। इसका मतलब मैं कहूंगा फलन सतत नहीं है, क्योंकि जहां पे खड़ा हूं तो फंक्शन ऑफ वैल्यू तो ठीक है, उसके पीछे लिमिटिंग वैल्यू ठीक है, और जैसे आगे आया तो गड्ढा आ गया, और जैसे गड्ढा है तो कह दूंगा रेंज बदल गई, रेंज बदल गई इसलिए डिसकंटीन्यूअस हो गया। इसका मतलब कि फंक्शन वैल्यू एलएचएस की लिमिट आरएचएस की लिमिट बराबर हो, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उसके थोड़ा सा पहले उसी पॉइंट पर और उसके बाद रेंज बराबर हो, तो हम कह देंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बात और बताऊं, बढ़िया बराबर हाईवे जा रहा है, आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हो, कंटीन्यूअस है ना, और जैसे गड्ढा है खड़ाक से नीचे आ गए। क्यों खड़ाक से नीचे आ गए? क्योंकि गड्ढा था तो जो सरफेस थी ना वो ब्रेक होके नीचे आ रही है ना, इसका मतलब डिसकंटीन्यूअस हो गए आप, इसीलिए तो नीचे गए ना, तो रेंज कम हो गई। और ब्रेक है, कहीं कहीं ब्रेकर बने हुए छोटे छोटे, तो गाड़ी खट 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 ऐसे होती है कि नहीं होती है? जब ऐसे कटर कटर होगी तो समझ जाएंगे कि डिसकंटीन्यूअस है ग्राफ, क्योंकि कभी चटक रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, तो रेंज बदल रही है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। चल, तो ये बात आपको पकड़ में आ गई। अब हम बाउंड्री पॉइंट की बात करेंगे। हेडिंग लिखेंगे बाउंड्री पॉइंट, BOUNDARY पॉइंट, POINT। बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चेक द कंटिन्यूटी, लिखना हो लिख लीजिए, चेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, check the continuity CONTINUI, check the continuity boundary point।
एट बाउंड्री पॉइंट लिख सकते हैं, एट बाउंड्री पॉइंट बहुत बढ़िया हेडिंग है। देखो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, फलन तभी सतत होगा किसी बिंदु पर जब LHS की लिमिट, RHS की लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हों, तब जाके बराबर होगा। अभी इस हेडिंग के पहले यदि नोट लिखना हो तो आप लिख चलो, मैं नोट लिखा दूंगा मैं आपको। एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये मैं ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाया, एक तरफ की हाइट ज्यादा है ग्राफ की, एक तरफ की हाइट कम है, ठीक। यहां पे इसकी जो हाइट है ये वाली हाइट L1 है, और ये वाली इसकी हाइट देखना, थोड़ा सा सीरियस होकर देखना, और ये जो हाइट है ये वाली हाइट, ठीक, ये L1 है और ये वाली हाइट L2 है, ठीक। यहाँ पे x बराबर 2 है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे x बराबर 5 है। आप जल्दी से ग्राफ बना लें, बिना कोई समय खराब किए हुए ग्राफ बना लें, ठीक। ये कोई फंक्शन है y बराबर fx, एक फंक्शन का ग्राफ, बिना कोई समय खराब किए हुए इस ग्राफ को आप बना लें, फिर मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करता हूं। दिमाग लगाना, देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा। यदि किसी फंक्शन को देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट है, जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन नहीं होते। एक कोई व्यक्ति देखो, जब 2 के आगे 5 के पीछे, अर्थात इन दोनों के इंटरनल पॉइंट पे कहीं पे चेक कराएगा, तो आपको 3 बातें चेक करेंगे। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और उसी पॉइंट पर LHL अर्थात लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, अर्थात उसके आसपास थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद रेंज बराबर होनी चाहिए। किंतु जब भी x बराबर 2 पर, जब x बराबर 2 पर अर्थात बाउंड्री के पहले बिंदु पर जब भी चेक कराए, तो यहां पे क्या लिखना है, मैं लिख रहा हूं नंबर 1 में, यदि बाउंड्री के पहले बिंदु पर ठीक सततता की जांच करनी हो, तो दिमाग लगाना, तो क्या करोगे, 2 बातें ध्यान से देखोगे। एक बात देखो, ध्यान से सुनो, तो एक जांच करनी हो तो ना, यहां पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु क्या है, पहले बिंदु x बराबर 2 पर, मैं यहां x बराबर 2 पर ऐसा भी लिख दे रहा हूं, पहले बिंदु x बराबर 2 पर सततता की जांच करनी हो तो F2 बराबर F2 प्लस, 2 प्लस का मतलब समझना, देखो दिमाग लगाना। हमारे पीछे बाउंड्री है, आभास करिएगा मेरी बात को, हमारे पीछे इस तरह, मेरे इस पीठ के पीछे यहां पे सर में दीवार है, बाउंड्री है। अब मुझसे कोई पूछेगा, अब मैं फिर अंधा हो गया, दिमाग लगाना, फिर मैं अंधा हो गया, तो जब मैं फिर अंधा हो गया तो आभास करिएगा मेरी बात को, तो हम पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि पीछे तो बाउंड्री है, हमारा सर फट जाएगा। तो मैं जहां खड़ा हूं वहां पर रेंज देखूंगा और थोड़ा सा आगे देखूंगा। आगे देखने का मतलब F2 पे जाऊं, F2 पे रेंज देखूं, और इसके पीछे तो ग्राफ ही नहीं बना, तो इसके आगे देखूंगी F2, इसका मतलब F2, और इसको क्या पढ़ेंगे F2 प्लस 0, या पढ़ेंगे F2 प्लस H, या क्या पढ़ेंगे F2, इसको क्या पढ़ेंगे लिमिट H टेंस टू 0, H टेंस, यही लिमिट लगा देते हैं, लिमिट S टेंस टू 0 F2 प्लस H, समझ में आ गया। इसका मतलब F2 बराबर, ये किसकी लिमिट है, ये 2 के आगे जा रहे हो ना,
RHL अर्थात F2 पे रेंज और RHL पे रेंज बराबर। देखो जरा इसके थोड़ा सा आगे भी जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे गए, बिल्कुल इसको रफ में बढ़ाइएगा नहीं, जैसे हम थोड़ा सा इसके आगे भी जाएंगे, ऑलमोस्ट मैं इसके सर के ऊपर ही खड़ा हूं, कोई व्यक्ति आपसे बिल्कुल चिपका खड़ा है और उससे कह लो थोड़ा सा आगे जाओ यार, परेशान ना करो, तो इतना आगे गया कि उसका शर्ट आपके शर्ट में टच कर रहा है, तो कहां आगे गया? थोड़ा सा आगे गया। जब थोड़ा सा आगे गया तो रेंज कहां बदली? जरा दिमाग लगाइए। तो इसके जरा हल्का सा आगे भी जाएंगे, पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि पीछे ग्राफ नहीं बना, तो इसकी ऊंचाई कितनी मिल रही है मुझे? L1 मिल रही है, जो कि क्या है? फाइनाइट है, FINITE, फाइनाइट। समझ आ गया? इसका मतलब ये क्या है, यदि बाउंड्री के पहले बिंदु पर x2 पर जांच करनी हो तो आप क्या क्या बराबर दिखाएंगे? दो बातें आप बराबर दिखाएंगे। क्या बातें बराबर दिखाएंगे? अर्थात बिंदु पर फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड साइड लिमिट दिखाएंगे। दूसरे नंबर की बात समझना, दूसरे नंबर की बात पकड़ना, थोड़ा सा सीरियस होकर बात पकड़ना, तब मजा आएगी। दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। यदि बाउंड्री के अंतिम बिंदु पर बिंदु x बराबर 5 पर सततता की जांच करनी हो तो सुनना, अब देखो भेजा लगाना थोड़ा सा। तो x बराबर 5 पर फंक्शन की रेंज अर्थात ये F5, ये क्या है? और ये F2, दिमाग लगाएगा। F5 की वैल्यू कितनी है? L2, अर्थात F5 की वैल्यू, अब देखो जरा दिमाग लगाना, बाउंड्री हमारे आगे है, अर्थात मैं बाउंड्री के सामने खड़ा हूं, मेरी नाक इस तरह बाउंड्री में टच है, मेरा शरीर, मेरा माथा बाउंड्री में टच है, तो बताओ मैं आगे कैसे जाऊंगा? तो मेरे पास डोमेन ही नहीं है आगे जाने के लिए, ग्राफ ही नहीं बना आगे। बात समझ आ गया? तो मैं क्या चेक करूंगा? जहां पे खड़ा हूं वहां पे चेक करूंगा, और थोड़ा सा किधर चला जाऊंगा? पीछे चला जाऊंगा। थोड़ा सा किधर जाऊंगा? पीछे जाऊंगा, अर्थात मैं F- पे जाऊंगा। और जैसे मैं F- पे गया तो दुनिया वालों को मैं चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूं कि तुम्हारा नाम F5 - 0 है, अर्थात 5 में थोड़ा सा कम है, 0 घट गया। इसको मैं लिमिटिंग वैल्यू दूं तो लिमिट S टेंड्स टू 0, F5 - H, और ये किसकी लिमिट है मुझे बता दो? 5 किसकी लिमिट है? LHL। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वलेट हो, बराबर हो, और ये दोनों रेंज किसके बराबर बैठेगी? L2 के बराबर बैठेगी। और ये फाइनाइट नंबर है, मैं लिख सकता हूं फाइनाइट है, तो मैं कह सकता हूं ऐसा है। तो बाउंड्री पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया। यदि बाउंड्री में चेक कराए, फिर सुन ले एक बार, लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं, लिख के फिर बताता हूं। लिखे फिर मैं बताता हूं, सुनना। यदि इनके बीच में कोई इंटरनल पॉइंट में चेक कराता है, जरा दिमाग लगाना, यदि इसके बीच में, इतना लिखने के बाद आप थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी बात सुनिएगा, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बीच में सपोज दैट ये x बराबर मुझसे 4 में कराता, यहां पे 4 में कराता थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या करता? वैल्यू ऑफ फंक्शन देखता, F4 निकालता, और इसके पहले की लिमिट डाल के देखता, इसके बाद की लिमिट डाल के देखता। इसका मतलब F4 बराबर F4 - 0, अर्थात थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद, या फिर ऐसे लिख सकते हैं F4 माइनस बराबर F4 प्लस, या फिर मैं लिख सकता हूं F4 बराबर F4 - 0 बराबर F4 प्लस 0। जब ये तीनों आपस में इक्वलेट हों और एक फाइनाइट नंबर के बराबर सब आ जाएं, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन x = 4 पर कंटिन्यूअस है। किंतु जब बाउंड्री पे कहेगा, यदि बाउंड्री का पहला पॉइंट होगा, तो बाउंड्री के उसी बिंदु पर मैं फंक्शन ऑफ वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में आगे जाऊंगा, अर्थात RHL चेक करूंगा, अर्थात बाउंड्री के पहले बिंदु पर चेक करना हो कंटिन्यूटी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और वो एक फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए। जब बाउंड्री के अंतिम बिंदु पर है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और पीछे वाली लिमिट, क्योंकि आगे तो बाउंड्री, आगे तो जाना ही नहीं, आगे तो ग्राफ ही नहीं साला बना, तो कैसे हम आगे जाएंगे? क्या उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा? तो ये आप सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये नहीं नोट करना, वो तो मैं समझा रहा हूं, ठीक।
तीनों बातों में आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं और समझा चुका हूं। कंटिन्यूटी आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होगी, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी बहुत अच्छी समझ में आई होगी, बाउंड्री पॉइंटों में कंटिन्यूटी बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। अब लिमिट कैसे रखते हैं, कैसे सवालों को कैसे डील करते हैं, वो तो हम कल की क्लास में एनसीईआरटी 5.1 में सीटों में कर लेंगे। लेकिन आज की फीलिंग क्या है? आज की फीलिंग है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी गणित में किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। पर्टिकुलर जिस ग्राफ में ब्रेक ना आया हो वो कंडीशन आ गई। चलिए हेडिंग थोड़ा सा कुछ जनरल ग्राफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपका थोड़ा सा समझ में आ जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप रीमार्क्स में लिख के ये सब बातें आप लिख दीजिए, नंबर 1 2 3 करके ग्राफ बना दीजिए। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। मैं इस तरह का एक ग्राफ बनाया, ये इसे लाइन खींच दिया। अब थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, यहां पे x बराबर a है और ऑलमोस्ट इसकी जो ऊंचाई है ये थोड़ी देर के लिए जो ऊंचाई है वो ऊंचाई को मैंने कैपिटल L से डिफाइन कर दिया। हाँ, x डैश ये आपका y अक्ष है और ये y डैश है, ये 0। बताओ, हम बाउंड्री में खड़े हैं, इसके पीछे तो ग्राफ ही नहीं है। इसका मतलब मेरी दो बातें ध्यान से देखना, ये y बराबर fx का एक फंक्शन है। तो मुझे बताइए यहां पे दोनों बातें, ये इसकी ऊंचाई क्या है fa, ठीक, तो fa की वैल्यू क्या है, fa बराबर क्या है l, और इसके आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री है, यहां के पीछे तो ग्राफ ही नहीं बना, तो मैं जाऊंगा fa प्लस में। fa प्लस का मतलब जस्ट आगे जाएंगे, थोड़ा इतना आगे गए कि मैं इसके सर में ही खड़ा हूं, थोड़ा सा आगे गए, बिल्कुल थोड़ा सा आगे गए, तो इसके सर में खड़े हैं। दोबारा ग्राफ ना इस तरह बनाएगा तो ये भी एल है। इसका मतलब चूंकि fa प्लस, या कह सकता हूं fa बराबर RHL बराबर यल है ना, ये बात समझ में आ गया। RHL राइट हैंड साइड लिमिट बराबर यल, इसलिए x बराबर a पर फलन सतत फलन होगा, ठीक। हाँ, दूसरे नंबर की बात समझे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। दूसरे नंबर की बात समझे, समझना। एक मैं ग्राफ बनाऊंगा यहां फिर से, x डैश y डैश। मैं पुनः ग्राफ बनाने जा रहा हूं, आप लोग सीरियस होकर सुनिएगा। यहां पे ऐसे ग्राफ गया, यहां पे होल है, इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा, इसके देखो यहां पे जस्ट थोड़ा सा, ये इसके आगे मैं एक पॉइंट बना दिया। अब यार दिमाग लगाना ठीक। यहां जो ये इसकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये L1 है, ये क्या है L1 है, ये ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक ये क्या है L2 है, और ये पॉइंट यहां पे x बराबर a है। चलिए आप ग्राफ बनाइए, इतना ग्राफ बनाइएगा, दिमाग लगाना, ये भी बाउंड्री पॉइंट है, सीरियस रहना थोड़ा सा। इस x बराबर a पर ग्राफ यहां पे एक पॉइंट बना है, जैसे इसके पीछे जाते हैं तो ग्राफ यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो जाता है। सपोज दैट ये नीचे आता है, समझ लीजिए नीचे आता है, इसका मतलब x बराबर a के आगे तो ग्राफ नहीं बना, तो मैं बाउंड्री पे चेक करूं, बाउंड्री के पहले आऊं। इसका मतलब fa क्या है, fa मीन्स ये इसकी हाइट है, जरा समझिएगा, ये इसकी हाइट है fa, बात समझिएगा। और जस्ट इसके थोड़ा सा पहले आते हैं तो देखना, थोड़े से पहले में हाइट में कितना फर्क आ गया, fa कितना है L1, और fa माइनस कितना है, fa माइनस का मतलब fa माइनस 0, थोड़ा सा पीछे कर दिए तो इसकी वैल्यू कितनी है L2 है। इसका मतलब ये क्या आया, fa डज नॉट इक्वल fa माइनस, समझ में आ गया। यहां कह सकते हैं fa
डज नॉट इक्वल LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक कर रहे हैं, LHL, इसलिए x बराबर a पर देखो इसकी वैल्यू L1 है, इसकी वैल्यू L2 है, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट था तो हम यहां पे चेक किए और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे आ गए। a पर फलन असतत है, असतत है। अब मैं थोड़ा सा अवकलनीयता के विषय में कॉन्सेप्ट बता दूं और कल फिर इसकी थ्योरी चेक करते हैं, मतलब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आए। हाँ, हेडिंग डालेंगे, ग्राफ से अवकलनीयता की जांच। देखो मैं तो पर्टिकुलर मेरी सीटों पे अवकलनीयता की हेडिंग है। अब मैं अवकलनीयता बताता हूं, आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक, एक ग्राफ बनाइए सब लोग, एक ग्राफ बनाइए। ये मैं एक ग्राफ बना दिया, इस पे एक टेंजेंट खींच दिया, दिमाग लगाना। ये क्या है? टेंजेंट, TANGENT। ठीक, भेजा लगाना, भेजा। इस टेंजेंट एक लाइन होती है, इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया, और y बराबर x+3 लिख दिया इस टेंजेंट का इक्वेशन। और यहां पे x बराबर a है, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाना, x बराबर a है। आप इतना फिगर भड़ाक से बना लीजिए, यहां पे 0। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अवकलनीयता होती क्या है। देखो ग्राफ बनाइए, मैं समझा रहा हूं। ग्राफ बनाइए और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यार, इसकी जो प्रवणता होगी, पहली बात तो जो स्पर्शी की प्रवणता होगी, स्पर्शी की प्रवणता लिखना हो, लिख लीजिएगा। प्रवणता क्या होती है? y बराबर mx+c, पढ़े होंगे कक्षा 11 में रेखा की प्रवणता। m बराबर 1 है। कैलकुलस में प्रवणता को dy/dx से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब जैसे इसका जरा अवकलन करो, y का अवकलन dy/dx, x का अवकलन 1, 3 का 0, अर्थात किसी भी कर्व का वो अवकलन करेंगे तो टेंजेंट की स्लोप मिलेगी, स्पर्शी की प्रवणता मिलेगी। एक बात और सुन लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जस्ट हम इसके पहले थोड़ा सा आए, थोड़ा सा पहले आए और थोड़ा बाद में जाएं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बदल गई? क्या स्लोप तो सेम रहेगी ना? क्या थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद जाने में क्या स्पर्शी टच नहीं कर रही? टच नहीं कर रही। देखो जब आप जरा दिमाग लगाइए, क्रिकेट का खेल खेलते हो तो जब बल्ले से गेंद को मारते हो तो गेंद तो ऑलरेडी, गेंद में नोक थोड़ा होती है, वो तो गोल होती है। तो कहीं ना कहीं जब पॉइंट पे बल्ला है, ये सपोज दैट ये कोई बल्ला है, तो जब यहां गेंद पड़ेगी तो एरिया नहीं लेगी। आप किसी पटरी के ऊपर बॉल रख के देखिएगा, तो जब बॉल रख के देखेंगे तो पटरी के नोक थोड़ा टच करेगी, कुछ भाग लेगी ना उसको टच करने के लिए, वही भाग होती है अवकलनीयता। क्योंकि थोड़ा सा पहले थोड़ा से बाद में टेंजेंट की स्लोप नहीं बदलती है, टेंजेंट वही रहती है। इसके बहुत पहले आ जाएंगे, इसके यहां पहले आ जाएंगे। जरा देखिएगा, ऑलमोस्ट एक मैंने टेंजेंट खींचा तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा आगे पीछे वही स्लोप है, और यहां पे यदि यहां पे चेक करूंगा तो इसकी अलग टेंजेंट है, इसकी अलग टेंजेंट है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब फलन क्या है? इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिया गया फलन सतत तथा अवकलनीय दोनों हैं। क्यों दोनों हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, किसकी स्लोप? प्रवणता, किसकी? स्पर्शी की, सेम ही रहेगी। थोड़ा सा पहले थोड़े से बाद में स्पर्शी की प्रवणता नहीं बदलती। फिर से जरा दिमाग लगाइए, देखो यहां पे मैंने स्पर्शी खींची
और यहाँ पे मैंने स्पर्श खींची, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे स्पर्श खींची, सीरियस रहना, फर्जी परेशान ना करना। तो यहाँ पे पॉइंट है x बराबर 3 और यहाँ पे पॉइंट है x बराबर 1। तो थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद, थोड़ा सा पहले थोड़े से बाद की स्लोप थोड़ा बदल जाएगी, वही टेंजेंट है यहाँ भी। लेकिन अब x बराबर 1 पर x बराबर 3 पे तो अलग अलग टेंजेंट हो गई ना, तो ये डेरिवेटिव तो है। अब जरा दिमाग लगाइए, जब नोक आ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं शार्प नहीं आना चाहिए। सपोज दैट ये कोई ग्राफ है और यहां पे x बराबर a माने ले रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, और एक टेंजेंट खींच रहा हूं, एक टेंजेंट खींच रहा हूं। ये क्या है? टेंजेंट। समझ में आ गया? इसका मतलब कि दिया गया फलन x बराबर a पर लिखना चाहिए। यहां पे थोड़ा सुधारना, x बराबर a पर सतत तथा अवकलनीय दोनों हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा यदि दिमाग लगा लेंगे तो। देखो, x के थोड़ा सा पहले, x के थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद, ये टेंजेंट है ही नहीं, हवा में चला गया। देखो हवा में चली गई, टेंजेंट कहां है? इसका मतलब कि LHD, ये LHD और RHD बराबर नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट यह आया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब इसके पहले टेंजेंट यहां खींची जाएगी, जरा दिमाग लगाना, इसके पहले टेंजेंट यहां खींची जाएगी, इसके बाद टेंजेंट यहां खींची जाएगी और x बराबर a पे टेंजेंट यहां खींची जाएगी, और तीनों की स्लोप बराबर नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग टेंजेंट हो जाएगी तो स्लोप बराबर नहीं होगी। जब स्लोप बराबर नहीं होगी तो LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव नहीं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर a पर फलन, क्योंकि नोक मिल गई ना, कभी भी नोक मिलेगी तो हल्का सा टच करके निकल जाएगी, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करेगी, लिमिटिंग वैल्यू में टच नहीं करेगी, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में कतई टच नहीं करेगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अतः x बराबर a पर फलन सतत है किंतु अवकलनीय नहीं। इसका मतलब लॉजिक पकड़ में आ गया। यदि शार्प आए, तीखा है, जहां जहां पे तीखा है वहां पे अवकलनीय नहीं होगा। बाय थ्योरी मेथड से कैसे अवकलनीयता चेक करते हैं आने वाले दिनों में मिलता हूं मैं। तो कल मिलते हैं। देखिए आज का वीडियो तो शाम 4 बजे अपलोड होगा, कल का वीडियो ठीक सुबह 11 बजे, वही 11 AM में, सुबह तो नहीं कह सकते, 11 AM में अपलोड होगा। तो आप लोग पढ़ाई करिए, और रक्षाबंधन की भी छुट्टी नहीं होने वाली है, उस दिन भी वीडियो वही 10-11 के आसपास आएगा। तो मिलते हैं कल 11 बजे। धन्यवाद।